तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कहानी हम दोबारा से शुरू करते हैं। कल हमने ये देखा था कि जो मुस्लिम की आमद हुई है, मुसलमानों की 712 से लेके, और फिर हम उसको लेके आए 1707 तक। यहाँ तक आने में हमने मोहम्मद बिन कासिम की आमद को देखा, गजनवियों को देखा, गजनवियों के बाद गौरीस को देखा, और फिर लंबा सारा दिल्ली सल्तनत को देखा। और दिल्ली सल्तनत के अंदर जितनी भी हुक्मरानियां थी उनको देखा और उनके इंपॉर्टेंट काम देखे। तो अगर मैं थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा गाइडेंस लूं तो मुझे ये बताएं, मतलब आपसे आपका एक जायजा लूं तो मुझे ये बताएंगे कि ये जो प्राइस कंट्रोल सिस्टम था ये किसका मशहूर था? हु वाज द रूलर हुज प्राइस कंट्रोल सिस्टम वाज रियली फेमस इन सब कॉन्टिनेंट? And secondly, who built रोहतास फोर्ट? Thirdly, लाहौर फोर्ट किसने बनवाया? फोर्थली, कैनाल सिस्टम किसका, किसकी वजह जो है वो जिसका कह लें कि मशहूरी है, वजह शोहरत है। फिर तैमूर ने किस शख्स को अपना, टैमरोलिन जो था अमीर तैमूर, उसने या जब इंडिया को फतह किया, दिल्ली को सेक किया, तो उसके बाद उसने पंजाब का गवर्नर किसको बनाया? अब ये सारी बातें कल हमने डिस्कस की। दिल्ली सल्तनत के बाद फिर मुगल्स को देखा, और मुगल्स की आमद पानीपत की पहली लड़ाई से शुरू हुई थी, जिसमें बाबर ने, जहीरुद्दीन बाबर ने शिकस्त दी थी इब्राहिम लोदी को। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी और किसके दरमियान हुई थी? अगर आपको ये सारी बातें आती हैं तो तसल्ली रखिए, फिर आपको कल का लेक्चर भी समझ आया और यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। अगर आपको इसमें से 50% समझ आ रहा है तो यू नीड टू लिसन इट अगेन, और इसको दोबारा से आपने फॉलो कर। इज इट क्लियर? बात अब प्लेन है, ठीक है, चलें आगे। एक गिलास और। अच्छा, अब हम आगे बात शुरू करते हैं। हमने कहा कि जो ग्रेट मुगल्स थे ना जी, वो ग्रेट मुगल्स का डिक्लाइन हो गया 1707 के बाद, जब औरंगजेब आलमगीर की हो गई वफात। अब उसके बाद वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुई। मुख्तलिफ जो रूलर्स आए, दे वर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ के, और उधर से जहांगीर के दौर में और शाहजहां के दौर में, जहांगीर के दौर में उनको फैक्ट्री लगाने की इजाजत दे दी गई थी सूरत में, और शाहजहां ने फिर उनको मजीद फैसिलिटेट किया, और फिर बंगाल के कुछ गवर्नर्स ने ट्रेड के अंदर कंसेशंस दे दी, इनके टैक्सेशन माफ कर दी ब्रिटिशर्स की, जिसकी वजह से उनका जो था वो असर और सूख बढ़ता गया। और उधर से मुगल्स की जो इनकॉम्पिटेंसी थी उसकी वजह से इनकी जो एम्पायर थी ना वो छोटी होती गई। अब लेट्स सी 1764 में, मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ व्हाट वर रियली देयर। ये जनाब 1764 की अगर बात करें, मतलब विद इन 50 years ऑफ हिज डिमाइज ऑलमोस्ट, तो जनाब मुगल्स का जो मेन रूल था ना वो यहाँ तक रह गया था। बाकी बहुत सारी स्टेट्स उनको अपना रूलर मानती थी या अपना हाकम तस्लीम करती थी, लेकिन उनका मेन रूल जो था वो यहाँ तक रह गया था। सॉरी, आई लॉस्ट इंटरनेट मीनवाइल। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि जनाब इधर नवाब पोद है, इधर बंगाल एक सूबे की शक्ल में पावरफुल एक ऑटोनोमस स्टेट की शक्ल इख्तियार कर गया है। उधर से निज़ाम ऑफ हैदराबाद की रियासत है, और ये दुरानी एम्पायर जो अफगान एम्पायर है ये यहाँ तक आ गई है इस साइड से।
इस साइड से सिंध है, और ये फिर मरहट्टाज की स्टेट है। तो जो मुगल्स है ना, वो बस बराए नाम के हुक्मरान रह चुके हैं इस वक्त तक। अब यहाँ पर जो लोकल स्टेट से मर्ज हुई, उनके ऊपर जो सवालात बनते हैं या जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हमें उनके बारे में मालूम होनी चाहिए, हम उनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो जी मरहट्टा अंपायर, ये देखें आपको ये नजर आ रही है जी, दिस इज, ठीक है। तो इसको जरा आप देख लेते हैं कि इसको नॉर्दर्न इंडिया में लोकेट करती थी जी। किसने बनाया था इसको? शिव जी ने। अब शिव जी के बाद, इसकी वफात के बाद इसका डिक्लाइन आया, लेकिन फिर एक बंदा आता है बालाजी, वो इसके एक दो हुक्मरान बनते हैं, उनके नीचे ये प्राइमर्स थे, ये दूसरी तीसरी नस्ल में ना प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आया। ही वॉज वेर अ सॉर्ट ऑफ जेन्युइन पर्सन, और ये बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव इसका कमाल था। इसने बड़ा टफ टाइम दिया यहाँ पर मुगल्स को। लेकिन पानीपत की लड़ाई हुई 1761 में। अब ये आपको तीसरी बैटल भी पानीपत की आपके सामने आ गई है। पानीपत की लड़ाई हुई, अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानिस्तान का हुक्मरान था, और जिसको शाह वलीउल्लाह ने लेटर्स के जरिए उसको खत लिखे, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने, कि जी यहाँ पर मुगल्स का हुक्मरानी ऑलमोस्ट बराए नाम रह गई है, और ऑलवेज मुस्लिम्स आर अंडर थ्रेट ऑफ मरहट्टाज, जाट्स और ये वो, तो गैर मुस्लिम्स के, तो आप आए और इनको आके ना शिकस्त दें। तो इन्होंने आके जी इसको बड़ी क्रशिंग इनकी, इसको शिकस्त दी इनको, और उसके बाद इनका जोर टूट गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जनाब जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने 1818 में इस एम्पायर को खत्म कर दिया। तो दैट वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द मरहट्टाज। अब तीनों पानीपत की लड़ाइयां हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं, तीनों को लाजमी ज़हन में रखिए। हैदराबाद की स्टेट जो मैंने आपको दिखाई, ये निज़ामुल मुल्क ने एस्टैब्लिश की थी, और उस वक्त जब ये एस्टैब्लिश हुई, उस वक्त मुगल हुक्मरान का नाम था मोहम्मद शाह रंगीला भी बोलते हैं इसको। ही वॉज सॉर्ट ऑफ वेरी नॉन सीरियस पर्सन, और इसके दौर में मुगल्स की एम्पायर जो थी वो उसको खासे धचके लगे। तो ये जो स्टेट थी ये कायम रही, लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, तो इट वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने कहा कि जी वी आर एक्सेप्टिंग योर सोजेरेनिटी, मतलब हमें एक्सेप्टेंस है, आप वी यू आर द रूलर्स, और हम आपको ओबे करेंगे, आपको टैक्सेशन भी देंगे, आपको रेवेन्यूज भी देंगे, एंड वी विल ओबे यू। फिर आपको पता है अंग्रेज ने जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी उनको जारी रखा था कि और जब पाकिस्तान इंडिया आज़ाद हुआ, तो उस वक्त तक ये ब्रिटिशर्स की जो स्टेट ऑफ हैदराबाद थी, ये इंडिपेंडेंट स्टेट थी। और ये स्टेट कश्मीर के बिल्कुल बरअक्स थी। कश्मीर के अंदर राजा नॉन मुस्लिम था, और पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम थी। यहाँ पर जो रूलर था वो मुस्लिम था, और पॉपुलेशन ज्यादा जो थी वो नॉन मुस्लिम थी। और राजा इसका इसका रूलर जो था वो पाकिस्तान से लाग करना चाहता था, लेकिन इंडिया ने 1948 में इस स्टेट को एनेक्स कर लिया, अपने साथ मिला लिया, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया नाउ। बंगाल, बंगाल की हिस्ट्री थोड़ी सी हमें मतलब डिटेल में देखनी है। मुगल्स ने बंगाल को अनेक्स किया था 1574 में। अब ये आप अंदाजा लगाओ कि कौन सा मुगल बादशाह होगा इस दौर में। ऑब्वियसली अकबर द ग्रेट, उसने इसको अपने साथ में लाया था। बाद में ये 1724 में एक ऑटोनोमस स्टेट बन गई, खुद मुख्तियार रियासत बन गई, इस्टेब्लिश की मुर्शद कुली खान ने। सिराजुद्दौला बड़ा मशहूर शख्स है, ये नवाब का बंगाल बना 1756 में। और 1756 के बाद इसको शिकस्त होती है, और बंगाल प्रेसिडेंसी में आ जाता है, यानी कि बंगाल बिकेम द अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। कभी उन्होंने इसको डायरेक्ट रूल किया, पहले पहले अपने जो थे डमी सॉर्ट ऑफ जो मुसलमान हुक्मरान थे उनके जरिए इसको कंट्रोल किया, देन दे केप्ट इट बैक, और ओरिजिनली फिर इसको अपने पास रखा, जैसे बाकी इंडिया पे उन्होंने कंट्रोल किया। अब बैटल ऑफ प्लासी जो है ना इस जमाने में मशहूर है। अब एक बात याद रखें कि जब अंग्रेज यहाँ पर मौजूद थे, तो बंगाल वाज वन ऑफ द फर्स्ट जहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश को यहाँ पे टैक्स कंसेशंस मिली। जब टैक्स कंसेशंस मिली, तो वो टैक्स जो दूसरे यूरोपियंस देते थे या लोकल लोग देते थे,
इवन लोकल ट्रेडर्स भी जो देते थे वो ब्रिटिशर्स नहीं देते थे, जिसकी वजह से इनकी ट्रेड पे मोनोपोली कायम होगी और उन्होंने जगह जगह फैक्ट्रियां लगा ली। ये बात जब इनको ये बात औरंगजेब आलमगीर को जब पता लगी तो उसने इन पे गिरफ्त की और औरंगजेब आलमगीर ने इनके ऊपर कोई 3.5% ना अजाफी टैक्स लगाया, जिसको इन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो औरंगजेब आलमगीर ने अपने ही दौर में ना इनकी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, और लेकिन फिर ये थोड़ा ट्रिकी खेले, इन्होंने आके माजरत की, और जैसे ही वो गया उसके बाद तो फिर इन्होंने उसकी वफात के बाद तो इन्होंने प्लेन काम कर लिया। अब ये जब पावर में आए, मतलब इतनी ज्यादा इनकी पॉलिटिक इकोनॉमिक पावर बन गई, तो फिर पॉलिटिकली भी इन्होंने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, उसमें हिस्से लेने शुरू कर दिए, इंट्रीग्स करना शुरू कर दी। तो सिराजुद्दौला जो था वो इनके खिलाफ था, मतलब थोड़ा इन पे स्ट्रिक्ट नजर आया, तो इन्होंने नवाब सिराजुद्दौला, जो कि फ्रेंच के साथ, फ्रेंच भी यहाँ पे मौजूद थे ना उस वक्त, पुर्तगीज भी थे, फ्रेंच भी थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ब्रिटिशर्स ने आहिस्ता आहिस्ता सबको जो है वो एलिमिनेट कर दिया रेस से और अपनी कॉलोनी यहाँ पे बना दी। तो इसने सिराजुद्दौला का झुकाव फ्रेंच की तरफ था, तो अब ये नहीं चाहते थे कि बंगाल हमारे हाथ से चला जाए। तो इन्होंने जनाब बैटल ऑफ प्लेसी लड़ी नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ। इनका लीडर का नाम था रॉबर्ट क्लेई। अब जो पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूं, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर जीके पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी की जो कहानी है वो आपको समझाने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो जनाब यहां पर हुआ कि मीर जाफर इसका गवर्नर है, इसका लीडर है, कमांडर है नवाब साहब का, ये बिट्रायल कर गया। ये जाके जनाब ब्रिटिश के साथ मिल गया, जिसके बाद जो है वो जंग प्लासी के बाद शिकस्त हो गई और पूरी तरह बंगाल उनके कब्जे में चला गया। सिराजुद्दौला को बाद में इन्होंने 2 जुलाई को शहीद कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया उसको। अब उसके बाद इन्होंने मीर जाफर को लीडर बना दिया, बंगाल का हुक्मरान बना दिया। ज्यादा देर उनके साथ टिकी नहीं इसकी, इनको उसकी हरकतें जरा मशकूक नजर आई, तो इन्होंने फिर क्या किया कि उसके भतीजे को नवाब कासम को, मीर कासम को जो है वो बंगाल दे दिया। फिर उनको लगा कि ही इज ऑल्सो नॉट फिट फॉर दैट जॉब, और ये लग रहा है कि जी फ्रेंच के साथ गेम खेल रहा है, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है, तो फिर उनके खिलाफ भी, उसके खिलाफ भी इन्होंने जो बैटल लड़ी जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर जो थी, ये मैं कुछ यहाँ पर आपको डिटेल्स मिली हैं। मीर जाफर बनाया गया, मीर जाफर के बाद मीर कासम बना दिया गया, इसको आप पढ़ भी सकते हैं बाद में। अब जनाब जाफर को इन्होंने 1763 में इसको हटाने की कोशिश की, जबकि उसने जो था वो उसके बाद कासम को लेके आए, इसको कासम को लेके आए, तो बाद में फिर इन्होंने जाफर को भी मार दिया। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो पढ़ सकते हैं। बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है ना फिर इन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, दैट इज अ फेमस ट्रीटी, इसकी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। कि इसमें ये ट्रीटीज को आप अलहदा से एक लाइन बना लेंगे, जो जो फेमस ट्रीटीज हुए हैं यहाँ पर उनकी एक अलहदा से आप लाइन बना लेंगे, तो आप मैसूर की तरफ चलते हैं। बंगाल खत्म, अब आते हैं हम मैसूर की तरफ। मैसूर का मैसूर जो है ना जी, मौजूदा तौर पे ये जो स्टेट है ना इनकी, कर्नाटका, ठीक है, साउथ इंडिया में मौजूद है, ये है। प्रिंसली स्टेट थी, फ्रांस की अलाई थी, और इन्होंने 4 जंगें लड़ी। एंग्लो मैसूर वॉर्स उनको कहते हैं। पहली 2 जंगें जनाब उनके रूलर हैदर अली ने लड़ी, और आखिरी 2 जंगें टीपू सुल्तान ने लड़ी। और आखिरी जंग में इनको शिकस्त हुई, और उसके बाद मैसूर भी इनका पार्ट बन गया, ब्रिटिशर्स का पार्ट बन। इसमें मीर सादक ने बगावत की थी। अब मीर जाफर और सादक की जो डिफरेंस है ना वो आपने क्लियर रखना है अपने पास, याद रखना। ये एंग्लो मैसूर वॉर्स हैं 4, 1767 69 तक, 80 84 तक, 1790 से 92 तक, और 1798 से 99 तक। अब ये जो 4 वॉर्स हैं, ये आखिरी 2 टीपू सुल्तान ने लड़ी, ये टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली ने लड़ी। अब एक सवाल पूछ लिया जाता है, टीपू सुल्तान का असल नाम क्या था? मीर फतेह अली। और फिर जिस जंग में उसको शिकस्त हुई
उसका नाम पूछ लिया जाता है तो इसका नाम था जी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और ये मकाम था जहां पे ये लड़ी गई। राइट। यौम शहादत भी इसका 4 मई 1799, ये भी आपने याद रखा। पंजाब में आ गया। पंजाब। पंजाब में मैंने कल आपको बताया था कि इस जहांगीर ने ना, उनके जो गुरु था ना अर्जुन, इनके गुरु हैं, इनका एक गुरु था गुरु अर्जुन, उसको जहांगीर बादशाह ने एग्जीक्यूट किया। फिर उसके बाद एक गुरु को इनके को औरंगजेब आलमगीर ने भी मारा, जिसके बाद ना ये जरा नला हो गए, और इन्होंने तब से ही जो है ना वो सोच लिया था कि हम इतनी बड़ी कौम है और हमारी एक हुकूमत होनी चाहिए, हमारी स्टेट होनी चाहिए। तो गुरु गोबंद ने ना सिख खालसा के नाम से 1707 में एक आर्मी बनाई। ये आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी मज़ाहमतें करते रहे और अपने गोल को परस्यू करने में रहे, और आखिरकार इन्होंने 1790 या 1800 माना जाता है, रंजीत सिंह की क़यादत में ना इन्होंने क्या किया जी, लाहौर को फतह कर लिया। और लाहौर को फतह करने के बाद जो दुरानी अंपायर के अंडर था, मतलब दुरानी लोग थे जो NWFP, कश्मीर, पंजाब, इन पे उनकी हुकूमत थी, अफगान्स थे ये, उनका यहाँ पे रूलर था जमान शाह दुरानी। उसको इन्होंने शिकस्त दी और यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम कर ली। और फिर NWFP और कश्मीर को भी इन्होंने फतह किया, वहां तक कश्मीर तक इनकी सरहदें गई, जब इनको आके क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स ने इनको आके हटाया। दुरानीज को जो बैटल ऑफ अटक थी जिसके जरिए इन्होंने शिकस्त दी, फिर इन्होंने मुल्तान पे भी कब्जा किया। मुजफ्फर सुल्तान मुजफ्फर को मुल्तान में इन्होंने शिकस्त दी। ये थोड़ा सा रंजीत सिंह के बारे में है, गुजरांवाला के रहने वाला था, बुद्ध सिंह इसका नाम था। ये उसके बच्चे हैं, जो डिटेल है अगर आप पढ़े तो ठीक है, अदरवाइज ये को पूछा नहीं जाता। ये उसकी वाइफ का नाम है कड़क सिंह, उसका जो था बेटा था बड़ा, उसकी वाइफ की महारानी जिंद कौर। ये सारे किसी न किसी तरह से फेजेस में उसका बेटा भी रहा, उसकी महारानी भी रही यहाँ की रूलर। अब ये जो सिख है ना, इनको दो लोगों ने आके ना चैलेंज किया। एक थे सैयद अहमद शहीद। अब ये चीजें जो नहीं लिखी होती ना स्लाइड्स में, उनको साथ लिख लिया करेंगे। सैयद अहमद शहीद ने मुजाहिदीन तहरीक की बुनियाद रखी, और इन्होंने NWFP में इनको टफ टाइम दिया सिखों को। और पिशावर, बैटल ऑफ पिशावर में इन्होंने पिशावर को फतह भी कर लिया। फिर बाद में सिखों ने इनको बैटल ऑफ बालाकोट में, अब ये सारी बैटल्स को आप लिखते जाओगे, 1831 में बैटल ऑफ बालाकोट में इनको और इनके साथियों को शहीद कर दिया, और NWFP दोबारा रिगेन कर ली। राइट। दूसरी तरफ अंग्रेज, चूंकि कि अंग्रेज तो जनाब चाहता है कि वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि एम्पायर इतनी बड़ी पंजाब की और सिखों की स्टेट कायम रहे, उसने तो यहाँ पे अपना असर और रसूख जमाना था। तो उन्होंने जनाब इनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। दो लड़ाइयाँ हैं। पहली एंग्लो सिख वॉर 45-46 में लड़ी गई। इस एंग्लो सिख वॉर में ना इन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया सिखों को। सिखों ने इनके साथ मुआहदा किया जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में जंगबंदी का मुआहदा था। जंगबंदी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि जी कश्मीर जो है ना जी वो आप रख लें, और कुछ और इलाके भी बरतानिया वालों को, ब्रिटिशर्स को दे दिए। अब 1846 में कश्मीर तो टूट गया, चला गया अंग्रेजों के पास। अब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने 1846 में ही एक मुआहदा साइन किया, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। जंगे और ट्रीटी दोनों को आपने जेन में रखना है। अमृतसर ट्रीटी के तहत इन्होंने एक लॉयल, जो ब्रिटिशर का लॉयल सिख था, हरि सिंह, ये कंफर्म कर लेना गुलाब सिंह है या हरि सिंह है, अगली स्लाइड में लिखा भी होगा, आई एम कंफ्यूज।
इसको दे दिया कि आपने जी 75 लाख के एवज हम आपको ना ये रियासत देते हैं, आप कंट्रोल करोगे, और ये प्रिंसली रियासत, प्रिंसली स्टेट के तौर पे बरतानिया के पास इसका कंट्रोल रहेगा। तो दो ट्रीटी हैं कश्मीर का के ऊपर, दो ट्रीटी हैं, ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ अमृतसर। दोनों की नेचर डिफरेंट है। एक सिख अंपायर ने अंग्रेजों को दिया, और एक अंग्रेज ने, बरतान ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोबारा एक सिख को दे दिया। दूसरी एंग्लो सिख वॉर होती है 1-2 साल के बाद, और उसमें इन्होंने पूरी की पूरी एम्पायर को ख़त्म कर दिया, और इस तरह 1848-49 में सिख एम्पायर जो थी वो ख़त्म हो गई, और पूरे का पूरा पंजाब जो है वो बरतानिया वालों ने अनेक्स कर लिया। ओके जी, आखिर में इन्होंने हंजा को भी अनेक्स किया, सिंध को भी अनेक्स किया। इनकी डेट्स को आपने याद रखना है। तो दैट वाज जनाब फिनिश हो गया काम, बरतानिया वाले ऑल ओवर देयर। ठीक है। अब कुछ रियासतें ऐसी हैं जो अभी भी खड़ी हैं, जैसे ओद की रियासत है, और जैसे कि मुगल बादशाह को भी इन्होंने रॉयल्टी, रॉयल मतलब उसका निज़ाम चल रहा है सारे का सारा, इन ब्लॉक तो कर रहे हैं, असल पावर तो इनके पास है, लेकिन चलाया हुआ है, रॉयल नाम उसको हासिल है। इंडिया में मुगल बादशाह तभी कायम है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है जो सारा कर रही है। अभी बरतानिया की हुकूमत यहाँ पर नहीं है, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेड कंपनी थी, जिसको बरतानिया ने परमिट दिया गवर्नमेंट ने कि तुम जाओ और ईस्ट में जाके तजारत कर लो। ये जो कंपनी थी एक प्राइवेट एंटिटी थी, 1600 में ये बनी थी, और इसको बनाने वालों का नाम था जेम्स वॉट और जॉर्ज वाइट। इसको जॉन कंपनी भी कहते हैं। ये कंपनी जो है ना जी, इसने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद यहाँ पर पॉलिटिकल पावर्स गेन कर ली, और बाकी जिस जिस रियासत के साथ इन्होंने, मैसूर के साथ, इन्होंने सिख अंपायर के साथ जो जो किया वो आप सुन चुके हैं। अब इनके खिलाफ बगावत होती है 1857 में। 1857 में इनके खिलाफ बगावत होती है, और एक वक्त में लगता है कि यहाँ पर इनका जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाए। लेकिन इन्होंने अपनी स्किल के साथ, अपनी पावर के साथ, बेटर अम्यूनिशन के साथ, बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ उस जंग आज़ादी को नाकाम बना दिया। जंग आज़ादी को तो नाकाम बना दिया, लेकिन बरतानिया की जो गवर्नमेंट है उसने गवर्नमेंट एक्ट पास किया 1857, और इस कंपनी से मैंडेट इंडिया का अपने पास ले लिया। यानी कि डायरेक्टली अब जो बरतानिया का किंग या क्वीन है, वो अपने वासराय के जरिए जो है, अपने गवर्नर जनरल के जरिए जो है, वो इंडिया को कंट्रोल करेगा। इससे पहले इंडिया कौन कंट्रोल कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर बाद में ये ईस्ट इंडिया कंपनी को 1874 में डिसॉल्व भी कर दिया। ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत? ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाजत किसने दी यहाँ पे लगाने की? जहांगीर ने। इन्होंने बंगाल में मेजर कंसेशंस ली, बंगाल में फिर इन्होंने ट्रेड से पॉलिटिक्स में आए, बैटल ऑफ प्लासी के जरिए इन्होंने अपना कंट्रोल जमाया, बैटल ऑफ बक्सर लड़ी इन्होंने, फिर इन्होंने पंजाब को टफ टाइम दिया, इन्होंने और रियासतों को फतह किया। आखिरकार इन्होंने अपना मेजर मेजर गेन्स करने के बाद ये हुकूमत चला रहे हैं, हुकूमत के वाली वारिस बने हुए हैं, इंडिया को रूल कर रहे हैं। कि इनके खिलाफ बगावत हो जाती है, और बगावत के बाद फिर अंग्रेज से आना है, वो प्लान करता है कि जी इस प्राइवेट कंपनी की अब बस की बात नहीं है कि जितना बड़ा इंडिया है, तो हम चलते हैं खुद इसको देखते हैं। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, और अब जो अंग्रेज के कंट्रोल में आ गया, तो ये बरतानिया की कॉलोनी बन गया। ठीक है। अब ये जो जंग आज़ादी है, इसके ऊपर भी सवालात पूछे जाते हैं, तो उन सवालात को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टली कि किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया जंग आज़ादी में, और इनके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो जो फीचर्स हैं इस जंग के, उसको हम देख लेते हैं। अंग्रेज इसको जंग आज़ादी नहीं कहता, वो म्यूटनी कहता है, वो बगावत कहता है। हम कहते हैं इसको जंग आज़ादी। जो इंडियंस हैं, जो लोकल्स हैं, वी कॉल इट, हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो इसको जंग आज़ादी बोलते हैं। तो जी जंग आज़ादी जो है असल में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इंडिया के लोगों ने यूनाइटेड होके लड़ी।
कॉजेज बहुत सारी हैं, बहुत सारी कॉजेज है इसकी। इनकी जानब से मज़ाहिब पर हमले, इनकी जानब उनकी सोशल जो ट्रेडिशंस हैं उनमें हमले, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कि फौज में अगर आपने इंडियंस को लेना है तो वो इस रैंक तक जाएंगे, मेजर जॉब्स में वो जाएंगे ही नहीं, और बेशुमार टैक्सेशन, कुछ आज़ाद रियासतों के मामले में इनका टकराव, तो बहुत सारी रीजंस थी। इमीडिएट कॉज क्या थी कि मशहूर कर दिया गया कि ये जो रफल आई है, राइफल जो आई है, इस राइफल के अंदर जो कैट्रिज डलता है, कारतूस डलता है, उसको मुंह से खोलना पड़ता है, तो उसके अंदर जी काओ और पिग की चर्बी इस्तेमाल हुई है। काऊ हिंदुओं के लिए मोतबर थी कि वो उसको समझते थे कि हम नापाक हो जाएंगे अगर हमने, हमारे से एक बहुत बड़ा पाप हो जाएगा अगर हमने काऊ का चर्बी को छुआ। माता काऊ है तो पिग मुसलमानों के लिए हराम है। तो इमीडिएट कॉज ये बनी। अब इमीडिएट कॉज ये बनी तो यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे एजिटेशन हुई। अब कहा जाता है कि ये जी जंगे आज़ादी असल में प्लान थी 31 मई को, तमाम जो कोऑर्डिनेशन हुई थी सेंटर्स की, जिन जिन मकामात से ये एजुटेशन शुरू होनी थी, तो 31 मई को होनी थी। लेकिन हुआ क्या कि जनाब के मंगल पांडे ने, एक बंदा है मंगल पांडे, उसने 29 मार्च को जो है जी एक गोली चलाई और कुछ अंग्रेज अफसरान को ना मार दिया उसने। तो इसका ट्रायल हुआ, 10 लोग जो थे इसमें अक्यूज हुए, उनको जेल की सजा सुना दी गई। और ये ना जी जेल की सजा सुनाई तो वहां से फौजियों ने बगावत कर दी, और ये 10 मई को बगावत शुरू हुई बारकपुर, बैरकपुर कैंट से। तो ये बंगाल में था, वहां से ये स्टार्ट हो गई। इस वजह से ये बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो सकी। अब नाउ हम लेट्स सी। अब ये वो कॉमन मैन, अब ये वो चीज है जो मैं आई एम एड्रेसिंग टू वन पेपर एस्पायरेंट्स मेजरली, जिन्होंने, जिनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट करके आए हैं, जिन्होंने कभी हिस्ट्री को नहीं सुना। तो इन ऑर्डर टू कन्वे यू इन अ लेमैन लैंग्वेज, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं, हमने सीएसएस का कोई बड़ा जवाब नहीं इसमें लिखना, हम उसको एक स्टोरी की मद में लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक एस्पायरेंट को तैयार करने के लिए 14 इस तरह के मेजर एरियाज में जाना है। तो अगर किसी एक एरिया में हमने उसको इतना ज्यादा बोर कर दिया, इतना ज्यादा हैवी डोज कर दिया, तो फिर वो चल नहीं सकेगा। ये मेजर एरियाज हैं जहां पर ये जनाब आपकी इंडिपेंडेंस की लड़ाई होती है, ये वो मेजर एरियाज हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंट जी, ये स्लाइड्स आपको मिलेंगी। तो ये यहाँ से जनाब आप सबसे पहले झांसी में चलते हैं। झांसी में है रानी लक्ष्मीबाई। ये जनाब नाराज है अंग्रेजों से, क्योंकि यहाँ का जो वासराय था, गवर्नर जनरल था लॉर्ड डॉलहौजी, इसने एक डॉक्ट्रीन मुतारफ करवाई, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रीन क्या थी कि जी अगर किसी रूलर का कोई हेयर वारिस नहीं होगा, वो किसी को अडॉप्ट नहीं करेगा। अडॉप्टेड सन को हम इख्तियार नहीं देंगे कि किसी रियासत का वारिस बने। जिसका नहीं होगा वो लैप्स हो जाएगी, वो स्टेट हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। तो इसका कोई बच्चा नहीं था, शी वाज इन, मतलब ये डेंजर फील कर रही थी कि जी मैं तो गई। तो शी फॉट इन बैटल। तो इसका असल नाम था टेम्बे, और ये मारी गई। इसका जनरल था जो टोपे, इसको ब्रिटिशर्स ने हैंग किया यहाँ। दूसरे नंबर पर बेगम हजरत मोहल ओहद, ये नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ओहद की बीवी थी। इसने भी लड़ाई लड़ी, और ये बंगाल जब शिकस्त होने के बाद फिर ये बंगाल भाग गई। बहादुर शाह जफर, आखिरी वासराय, सॉरी आखिरी मुगल बादशाह, इसने भी दिल्ली से लेड किया इस रिवॉल्ट को। इसका फेमस जर्नल है बख्त खां, उसने काफी टफ टाइम दिया। बख्त खां को मार दिया गया। बहादुर शाह को रंगून किले के अंदर बर्मा में कैद किया गया, और इसके बेटों को इसके सामने मारा गया। और इसी तरह मरहट्टा स्टेट का पेशवा है, प्राइम मिनिस्टर है नाना साहब, इसने कानपुर से लड़ा, जिसका रियल नेम था दूदू पांत। तो ये फिर नेपाल भाग गए ये भी।
तो जी आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है कि जी डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। क्या? कौन? इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया और ईस्ट इंडिया का मैंडेट यहाँ से खत्म हो गया। अब दोबारा से पूरी स्टोरी की तरफ आए, दोबारा से पूरी स्टोरी दोबारा से रिवाइज करते हैं। मोहम्मद बिन कासम, गजनवी, गौरी, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, ऑटोनोमस स्टेट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कॉलोनी। अगर आपको इस सीरीज में ये सारी बातें समझ आ रही हैं तो यू आर अ राइट ट्रैक जेंटलमैन। अगर नहीं आ रही तो दोबारा सुनो, अपना इलाज फिर आपने दोबारा करो। जी कोई दिक्कत यहाँ तक? ऑटोनोमस मतलब वो आज़ाद होती गई, खुद मुख्तियार होती गई। कुछ ने तो मुकम्मल खुद मुख्तियारी हासिल की, कुछ ने अपने इंटरनल मामलात में वो खुद मुख्तियार थी और अपना जो आप क्या लेंगे एक सॉवेरियन था उसको समझती थी कि ये जो था वो मुगल्स थे। अच्छा अभी शॉर्ट समरी मैंने बताई नहीं है। आई एम अमेज्ड अगर ये शॉर्ट समरी अभी आपको ये। अच्छा, नारिश को क्लियर है और क्लियर है नासिर को बुक में से क्या कर सकते हैं। यस, मेरी बुक में ये सारा मौजूद है। लेक्चर लेने के बाद तो जब आप बुक पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। और उसमें एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यूज उसमें से जरूर प्रैक्टिस करें। दिस पार्ट में फैजान जो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट करवाई हैं वो ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बाकी वन पेपर को जब आप पास पेपर्स में जाएं, मैं सजेस्ट करता हूं कि जब आप एक हिस्सा कवर कर ले, लाइक आप इंडियन हिस्ट्री को कवर करेंगे, पास पेपर्स आपके पास जरूर होने चाहिए, वो इम्तियाज शाहिद के या जिस भी कंपनी के। उसमें से आपने सारा नहीं करना, आपने जो जो सवाल इंडियन हिस्ट्री से आया हुआ है ना उसको हाईलाइट करते जाएं, उसको देखते जाएं, फिर उसको पूरा एक्सप्लोर करें। मिसाल के तौर पे वहां पे पूछा हुआ उसने ट्रीटी ऑफ अमृतसर पूछा है, तो वहां पे लिखें ट्रीटी ऑफ अमृत, अपने नोट्स बनाएं कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसका किसके साथ हुआ था, कब हुआ था, किस डेट को हुआ था, क्या शराइत थी उसकी। तो दैट इज अ वे टू। एहसानुल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर की जाती है, तो आप उसमें अगर दोबारा से जाके रिकॉर्डिंग को भी सुन लेंगे तो फिर भी आप तैयार कर सकते हो, बेहतर तैयार कर सकते। इट इज अवेलेबल ऑनलाइन। अकबर कौन था? अच्छा अच्छा। पीएमएस जीके आप मेरी सिर्फ मेरी किताब पर रिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ ऑल अबाउट पाकिस्तान है और उसमें से 40% क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि आएंगे। 40% पाकिस्तान से रिलेटेड पूछते हैं वो, बाकी आपको उसमें साइंस भी है, उसमें उर्दू भी है।